Hello, students. Welcome to daily editorial analysis of 27th of August. So, students, in today's video lecture, we will do a detailed analysis of some of the newspaper articles, which will help us in writing answers for our GS papers. So, the first article is titled as The Gender Angle to India's Economic Vulnerabilities. ओके एंड ये आर्टिकल जो है आप इसको आपका जो जीएस पेपर 1 है इश्यूज अफेक्टिंग वुमेन उससे भी लिंक कर सकते हैं एज वेल एज यू कैन लिंक द सेम इंफॉर्मेशन विद जीएस 3 सिलेबस इश्यूज फेस्ड बाय इंडियन इकोनॉमी. See, the article says that India's economic growth is vulnerable due to structural weaknesses and one of the biggest being low female labor force participation rate, far below global average and China's 60%. Now, see, on the one side, India talks about women empowerment, सेल्फ रिलायंस और आत्मनिर्भर भारत, बट ये देखिए इन सारे गोल्स को अगर फुलफिल करना है तो ये जो आपकी स्ट्रक्चरल वीकनेस है ना, लो फीमेल लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन, आपकी इकोनॉमी में फीमेल का कंट्रीब्यूशन इतना है ही नहीं, ग्लोबल एवरेज से भी बिलो है, एज वेल एज चाइना जो एशिया के अंदर एक राइजिंग जाइंट है उससे भी नीचे है आपका. अब अगर आपको एक सुपर पावर बनना है ना, एक ग्रेट पावर बनना है, तो ये फीमेल लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट तो आपको ग्लोबल एवरेज तो कम से कम मेंटेन करनी होगी ना. तो ये सबसे बड़ा चैलेंज है एक तो इंडियन इकोनॉमी का. नाउ द क्वेश्चन कम्स, व्हाट इज फीमेल लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट? सी, वेन एवर एनी वुमेन दैट इज ऑफ एज 15 और प्लस 15 प्लस इज एम्प्लॉयड और एक्टिवली सीकिंग एम्प्लॉयमेंट, या तो उसके पास रोजगार है और सी इज एक्टिवली सीकिंग employment, then actively seeking employment, then such women are said to be counted under this female labor force participation rate. तो आप ये पॉइंट याद रखेंगे कि लो फीमेल लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट इंडिया की इकोनॉमी को क्या बोलते हैं, इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर स्लो ग्रोथ ऑफ इंडियन इकोनॉमी. नेक्स्ट इज द आर्टिकल टॉक्स अबाउट दैट फेलियर टू इकोनॉमिकली एम्पावर वुमेन is not just a social issue but it's a strategic liability. Strategic liability इसका मतलब है कि अगर आप अपनी वुमेन को उसके पोटेंशियल को अपनी इकोनॉमी के लिए यूटिलाइज नहीं कर रहे हो ना, तो ये एक सामाजिक समस्या ही नहीं है, बट इट इज ऑल्सो ए स्ट्रेटेजिक लाइबिलिटी. स्ट्रेटेजिक लाइबिलिटी का मतलब ये है कि ऐसा करने से वीकनेसेस एज वेल एज रिस्क्स ज़्यादा देखने को मिलेंगे आपकी अर्थव्यवस्था को. अगर वुमेन इकोनॉमिकली एम्पावर नहीं है ना, तो वो एक स्ट्रेटेजिक लाइबिलिटी है, उसकी डिपेंडेंसी बढ़ जाती है. ओके, आपकी जो वर्क फोर्स है उसकी इफिशियंसी रिड्यूस हो जाती है. दिस इज द मीनिंग ऑफ स्ट्रेटेजिक लाइबिलिटी. और इसका कंसिक्वेंस क्या होता है? इट वीकन्स इंडियाज एक्सपोर्ट कॉम्पिटिटिवनेस, प्रोडक्टिविटी एंड डेमोग्राफिक डिविडेंड गेम्स. अब इंडिया की जो एक्सपोर्ट कॉम्पिटिटिवनेस है, प्रोडक्टिविटी है, डेमोग्राफिक डिविडेंड है, ये सब प्रभावित होते हैं उससे. मैनी पैट्रियार्कल फैमिलीज डोंट अलाउ देयर वुमेन टू वर्क आउटसाइड होम. अब उनका जो स्किल है, उनका जो पोटेंशियल है, दैट रिमेन्स अनयूटिलाइज्ड, अंडर यूटिलाइज्ड और अनटैप्ड. और उससे क्या हो रहा है, उस सारी स्किल को ना आप इन ऑब्जेक्टिव्स को फुलफिल करने के लिए यूज कर सकते थे, बट यू चोज नॉट टू डू सो. इसलिए आपकी इकोनॉमी को ये चैलेंजेस आ रहे हैं, ये कमजोर हो रहे हैं आपकी इकोनॉमी के, है ना. दिस इज टर्निंग डेमोग्राफिक डिविडेंड इनटू डेमोग्राफिक डिजास्टर ऑल्सो. नाउ अर्जेंट रिफॉर्म्स आर नीडेड टू इंटीग्रेट वुमेन इनटू द वर्कफोर्स टू अनलॉक सस्टेनेबल ग्रोथ, रिजिलियंस एंड ग्लोबल कॉम्पिटिटिवनेस. सिंपल बात है कि अगर आप अपनी वुमेन को, अपने कंट्री की वुमेन को आपकी इकोनॉमी में एक्टिवली पार्टिसिपेट करवाते हैं तो इकोनॉमी को एक बूस्ट मिलता है. ओके, आपके जो नंबर्स हैं दे राइज. सो ये हमने देखा है कि इंडिया की अब इकोनॉमी की क्या क्या चैलेंजेस हैं और हाउ वुमेन कैन हेल्प इन मीटिंग दोज चैलेंजेस. ये देखते हैं. See, India is poised to be the third largest economy. 2027-28 तक इंडिया थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी भी हो जाएगा. हम जर्मनी को पीछे कर देंगे. बट देर आर वल्नरेबिलिटीज,
We all know that recently US has slapped India with 50% tariffs. ट्रेड शॉक्स आते ही रहते हैं, मल्टीलैटरलिज्म एट थ्रेड, है ना, तो ट्रेड शॉक्स आ रहे हैं। तो इन सब चीज़ों को देखते हुए हम क्या स्टेप्स ले सकते हैं, पहले हम क्या रिफॉर्म्स करें, उनके ऊपर पहुंचने से पहले हम ये देखते हैं दैट जो एक्सपोर्ट सेक्टर है ना, टेक्सटाइल्स, गारमेंट्स, लेदर, फुटवियर, या इनके अंदर काफ़ी मिलियंस ऑफ वुमेन आर एम्प्लॉयड। और जो ग्लोबल लेवल पे ट्रेड शॉक्स आ रहे हैं और यूएस टैरिफ जो आया है उसने डिस्प्रोपोर्शनेटली इम्पैक्ट किया है मिलियंस ऑफ वुमेन को। अब वो उनको जॉब से निकाल दिया जाएगा। भाई उन्होंने जब एक्सपोर्ट्स की डिमांड ही नहीं होगी इंडिया की, तो क्यों वो इतना लेबर फोर्स रखेंगी अपने पास, फैक्ट्रीज या कंपनीज। तो ये देखिए इकोनॉमी के लिए चैलेंज है। नाउ इसकी हमने बात कर ही ली है दैट लो फीमेल लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट, जो जेंडर गैप इन वर्क पार्टिसिपेशन कुड सेव 25% ऑफ इंडियाज जीडीपी बाय 2050। ये देखिए, ये पॉइंट आपको अपने आंसर में या कभी कोई इकोनॉमी का टॉपिक के ऊपर ऐसे आ जाए ना, उसमें आप ड्रॉप कर सकते हो इसे, कि इंडिया के अंदर जो जेंडर गैप है ना, कि जो लो फीमेल पार्टिसिपेशन रेट है, ये इंडिया को 25% जीडीपी का नुकसान दे देगा आने वाले 25 सालों में, यानी 1% ऑफ लॉस एवरी ईयर अगर वुमेन पार्टिसिपेट नहीं कर रही केवल इससे। नाउ द क्वेश्चन कम्स, व्हाई दिस फीमेल लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट इज अ स्ट्रेटेजिक लाइबिलिटी। जो लो फीमेल लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट है, मैंने जैसे आपको ऊपर भी बताया, ये स्ट्रेटेजिक लाइबिलिटी क्यों है? बिकॉज रिड्यूस करती है ये प्रोडक्टिविटी को, इट वीकन्स एक्सपोर्ट कॉम्पिटिटिवनेस। ये सारे पॉइंट ना आपको अपने GS3 या जिस भी पेपर में क्वेश्चन आ जाए वहाँ लिखने हैं, है ना। इट रिड्यूसेस प्रोडक्टिविटी, वीकन्स एक्सपोर्ट कॉम्पिटिटिवनेस। अब डेमोग्राफिक रिस्क्स भी हैं इसके साथ। व्हाट आर दोज? इंडिया एंटरिंग विंडो ऑफ डेमोग्राफिक डिविडेंड, कैन नॉट अफोर्ड अंडर यूटिलाइजेशन ऑफ हाफ पॉपुलेशन। अब देखिए, अगर हम हमारी वर्क फोर्स को पूरे तरीके से यूटिलाइज नहीं करेंगे, आज इंडिया एक ऐसी मूवमेंट पे खड़ा है जहाँ ना इंडिया के जो डिपेंडेंट्स हैं दे आर लेस, वेयर एज वर्किंग पॉपुलेशन इज मोर। और इसको अब नहीं करेंगे एक ऐसी एज में जहाँ पे बहुत ज़्यादा जियोपॉलिटिकल अनसर्टेनिटी है, इकोनॉमिक चैलेंजेस हैं, तो फिर कब करेगा इंडिया? ठीक है ना। तो इसके साथ डेमोग्राफिक रिस्क्स हैं। देन सोशल कंस्ट्रेंट्स, सेफ्टी, ट्रांसपोर्ट, सैनिटेशन, केयर वर्क, बर्डन कीप वुमेन आउट ऑफ वर्क फोर्स। सी, सोशली और हिस्टोरिकली वुमेन हैव बीन एंडोड विद दीज रिस्पॉन्सिबिलिटीज, कि वो घर का काम संभालेंगी, है ना, डोमेस्टिक रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, ठीक है ना। फिर एक फैक्टर है वुमेन की सेफ्टी नहीं है वर्क प्लेस पे। ट्रांसपोर्ट में वो अपने घर से कहीं काम करने जाएंगी तो उनके लिए स्पेशल ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज अवेलेबल नहीं है। सो दिस इज ऑल्सो ए स्ट्रक्चरल वीकनेस लाइक विच प्रिवेंट्स वुमेन फ्रॉम ज्वाइनिंग द वर्क फोर्स। ठीक है, तो एक ये भी कारण है कि वो लो पार्टिसिपेशन क्यों है इनका और वो लाइबिलिटी क्यों बनती जा रही है। पॉलिसी इनर्सिया, सी, inadequate reforms to formalize workforce, skill women and address unpaid labor। अब गवर्नमेंट जो है ना वो भी कोई नीति नहीं बना रही है, अभी तक कोई ऐसे रिफॉर्म्स किए ही नहीं गए हैं जो एंश्योर करे कि वुमेन की स्किल इनकलकेशन हो, उनके अंदर स्किल बिल्डिंग की जाए, है ना। और वुमेन को बहुत ज़्यादा जगह लो वेजेस या अनपेड लेबर पे भी रख लिया जाता है। तो ये सारी चीज़ें गवर्नमेंट मशीनरी एड्रेस ही नहीं कर रही है। तो दिस इज ऑल्सो ए फैक्टर दैट वुमेन आर a liability on the economy despite they having a great potential. Now third heading of the article talks about comparative lessons, US and Europe। अब हम सीख किससे सकते हैं? देखिए US और यूरोप में ना दे कैसे द पोटेंशियल ऑफ लेबर, उन्होंने वुमेन की जो लेबर का पोटेंशियल है ना उसको पहचाना वर्ल्ड वॉर 2 के बाद से, एंड इट इज़ विटनेस्ड इन देयर एडवांसमेंट एंड प्रोस्पेरिटी। ठीक है ना, उन्होंने वुमेन का यूज़ किया वर्क फोर्स में, और आज US और यूरोप एडवांस्ड और प्रोस्परस हैं, इकोनॉमिक पावर हाउसेज हैं अक्रॉस द वर्ल्ड। चाइना, एज वी सो दैट चाइना की फीमेल लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन इज 60%, अ वे हायर देन इंडिया। और चाइना देख लीजिए
कितनी प्रोग्रेस कर रहा है। टुडे चाइना इज द ओनली पावर दैट कैन चैलेंज यूएस इकोनॉमिकली। ओके, चाइना में जो रिफॉर्म्स किए गए थे ना 1978 में, वहाँ से उनकी जो ये फीमेल लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट है ये इतनी इंक्रीज हो गई थी, 70% पे भी आ गई थी। देयर जीडीपी पर कैपिटा रोज 4x। बताइए, पर कैपिटा इनकम या जीडीपी जो थी ना उनकी, वो 4 गुना बढ़ गई थी। अदर कंट्रीज से भी हम क्या सीख सकते हैं, जैसे जापान हो गया, नीदरलैंड हो गया, कि वो कैसे रिफॉर्म्स किया है उन्होंने अपने सिस्टम के अंदर, क्या प्रोटेक्शंस प्रोवाइड करते हैं वो वुमेन को, सो दैट दे गेट इंसेंटिव्स, उनको थोड़ा सा इंसेंटिव मिले, एक पुश मिले कि उन्हें भी वर्कफोर्स को ज्वाइन करना चाहिए। चाइल्ड केयर फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करते हैं वो फैक्ट्रीज में या जहाँ भी वो एम्प्लॉयड हैं, है ना। एंड वुमेन को आप इंश्योर करिए कि उनके पास फ्लेक्सिबल वर्किंग आवर्स हों, फ्लेक्सिबल वर्क मॉडल्स हेल्प्ड इंटीग्रेट वुमेन। तो अगर ये सारी चीज़ें अगर आप एड्रेस कर देते हैं जैसा अदर कंट्रीज़ ने किया है, नीदरलैंड, जापान, यूरोपियन कंट्रीज़ ने, तो डेफिनेटली इंडिया विल बी एबल टू टैप द पोटेंशियल ऑफ वुमेन, और जो ल्यूक्रेटिव होगा इंडियन इकोनॉमी के लिए। नाउ अब इंडिया ने कुछ इनिशिएटिव भी लिए हैं विच आर गुड, जहां हम यूटिलाइज कर रहे हैं वुमेन की इकोनॉमिक स्ट्रेंथ को। राजस्थान एमजी नरेगा रिफॉर्म्स। अब राजस्थान में जो ये 100 दिन का काम मिलता है ना, बेरोजगारी भत्ता जिसे बोलते हैं, उसमें ये मैंडेट कर दिया गया है कि 65% तो वुमेन ही होंगी। सी, बहुत ही अच्छा चेंज है ये। देन प्लेटफॉर्म्स लाइक अर्बन कंपनी, ये जो अर्बन कंपनी है ना, गिग इकोनॉमी अपॉर्चुनिटीज फॉर सेमी स्किल्ड वुमेन, जो सेमी स्किल्ड वुमेन है ना उनके लिए इन्होंने गिग इकोनॉमी अपॉर्चुनिटी दी है। जैसे कोई एक गिग इकोनॉमी आप देखते होगे, ये जोमेटो पे या स्विगी पे हमारे घर पे जो ऑर्डर्स डिलीवर करते हैं ना, ये सभी गिग इकोनॉमी का ही तो पार्ट है। यानी कि इनके पास क्या है, कोई सेफ गार्ड्स अवेलेबल है रूल्स और रेगुलेशंस से देखा जाए तो। क्या इनको कंपनीज इंश्योरेंस या ये सब देती हैं? यानी गिग इकोनॉमी एक ऐसा लेबर मार्केट है जहां इंडिविजुअल और कंपनीज क्या करते हैं, शॉर्ट टर्म के लिए एंगेज होते हैं एक दूसरे के साथ, ठीक है ना, फुल टाइम नहीं। तो अर्बन कंपनी जो है उसने क्या किया है, गिग इकोनॉमी प्रोवाइड की है वुमेन को कि कुछ देर वो घर पे काम कर आए, जब भी फ्री हैं वो डिलीवरी कर लें। इससे भी उनको पास हाथ में पैसा आएगा, इकोनॉमी स्ट्रेंथन होगी। ओके, तो आप ये भी समझिए कि गिग इकोनॉमी क्या है, मैंने बता दिया है आपको। नेक्स्ट इज कर्नाटका गवर्नमेंट हैज इंप्लीमेंटेड दिस स्कीम, शक्ति स्कीम। ये शक्ति स्कीम क्या है, फ्री पब्लिक बस ट्रेवल फॉर वुमेन, इंक्रीज्ड मोबिलिटी एंड एक्सेस टू जॉब्स। अब वुमेन की जो है ना ट्रेवल कॉस्ट है ही नहीं कर्नाटका के अंदर शक्ति स्कीम के अंडर। वो फैक्ट्री में जाएंगी, किराया भाड़ा लगेगा नहीं, तो क्या होगा, इससे उनको एक पुश मिलता है कि चलो काम ही कर आते हैं। सो दैट इज ऑल्सो अ गुड इनिशिएटिव कि वुमेन अब हमारी वर्क फोर्स का पार्ट बन रही हैं। तो ये जो तीनों एग्जाम्पल हैं इनको आप अपने आंसर में ड्रॉप करेंगे, ठीक है ना। राजस्थान में जो ये नरेगा स्कीम है 65% वुमेन ही रहेंगी, अर्बन कंपनी कैसे गिग इकोनॉमी से वुमेन के पोटेंशियल को यूटिलाइज कर रहा है, एंड शक्ति स्कीम कि उनको किराया नहीं देना है, ठीक है ना। अब और इंडिया क्या कर सकता है, कैसे रिफॉर्म्स करने चाहिए इंडिया को ताकि वुमेन के पोटेंशियल को हम ऐड कर सकें, उसको यूटिलाइज कर सकें, एज वेल एज जो ट्रेड सोक्स हैं उनसे उनसे डील कर सकें। सी, फॉर्मलाइजेशन ऑफ गिग एंड पार्ट टाइम वर्क विद प्रोटेक्शंस। जो गिग इकोनॉमी है ना, जहाँ पे केवल कंपनीज और जो एम्प्लॉयज़ होते हैं वो शॉर्ट टर्म के लिए एंगेज होते हैं, इसको आप कुछ इसको लेके रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाइए, फॉर्मलाइज करिए इसको। और जो पार्ट टाइम वर्क करते हैं ना आप कंपनीज में, उसका भी मतलब प्रोटेक्ट करिए, उसको भी लीगल बैकिंग करिए कि हाँ कंपनीज किसी के साथ अगर कोई पार्ट टाइम वर्क कर रहे हैं ना तो डिस्क्रिमिनेट नहीं करेंगी। ऑफन ये देखा जाता है कि कोई थोड़ा काम करता है या वुमेन ज़्यादा लीव्स पे जाती हैं तो कंपनीज स्टॉप हायरिंग वुमेन एम्प्लॉयज़। तो आप कुछ प्रोटेक्शंस दीजिए, हैं, इंट्रोड्यूस करिए ऐसे लेजिस्लेटिव फ्रेमवर्क्स जिनसे कंपनीज के ऊपर लगाम लगे, एज वेल एज जो ये गिग इकोनॉमी जो है ये थोड़ी सी फॉर्मल हो। नेक्स्ट इज
सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर एंश्योर करिए, चाइल्ड केयर, सेफ्टी, ट्रांसपोर्ट, सैनिटेशन, ठीक है ना। अगर आप चाहते हैं दैट वुमेन बिकम पार्ट ऑफ वर्कफोर्स, तो आप वहाँ उनके जो वुमेन के बच्चे होते हैं, है ना, जहाँ वो आराम कर सकें, वो ऐसी फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करवाइए। सेफ्टी एंश्योर करिए। ट्रांसपोर्ट में जैसे कर्नाटका ने किया है शक्ति स्कीम, ऐसे ही आप उनसे ना वो काम करने जाएं, किराया मत लीजिए। एज वेल एज सैनिटेशन फैसिलिटीज़ वहाँ पे प्रोवाइड करवाइए वुमेन को। ओके, तो इन रिफॉर्म्स की ज़रूरत है। नेक्स्ट इज जेंडर फोकस्ड स्किलिंग एंड डिजिटल इंक्लूजन। देखिए, वुमेन को आप डिजिटली ना लिटरेट करिए, उनको मोबाइल, इंटरनेट, ऐसी वर्कशॉप्स लगाइए जिनसे वो सीख सके इन पे काम, की कैसे यूज़ किया जाता है ना। स्किल बिल्डअप करिए उनका, ठीक है। सो दिस विल ऑल्सो मेक देम ए पार्ट ऑफ वर्कफोर्स। इंसेंटिव्स फॉर फीमेल एंटरप्रेन्योर्स, जो फीमेल एंटरप्रेन्योर्स आ रही है ना, उनको आप इंसेंटिव दीजिए। गवर्नमेंट शुड गिव देम इंसेंटिव्स कि हायर मोर एंड मोर वुमेन इन वर्कफोर्स, एज वेल एज लीनियंट टर्म्स पे हायर कर लीजिए। फॉर एग्जाम्पल, आपने शार्क टैंक देखा होगा, वहाँ पे वुमेन होती हैं, वुमेन एंटरप्रेन्योर्स भी। तो ऐसों को आप, गवर्नमेंट को क्या बोलना चाहिए कि आप अपनी कंपनी में भी ना एक सर्टेन % ऑफ वुमेन हायर करने की कोई पॉलिसी बनाइए, उससे भी इंडिया राइज करेगा इकोनॉमिकली। पॉलिसी पुश फॉर वुमेन्स मोबिलिटी एंड रूरल एम्प्लॉयमेंट डाइवर्सिफिकेशन, आप ऐसी पॉलिसी लेके आइए जहां वुमेन एक जगह ना रहें, वो किसी दूसरी जगह जाके भी अपना काम ढूंढ लें। एज वेल एज रूरल एम्प्लॉयमेंट डाइवर्सिफिकेशन, जो उनको ग्रास रूट लेवल पे जो एम्प्लॉयमेंट मिलता है ना, उसको भी आप डाइवर्स नेचर का बनाइए। जैसे अभी क्या है, बस मनरेगा के तहत आपने काम दे दिया उनका, दैट इज़ फाइन, बट कुछ दूसरे डिफरेंट तरीके का भी दीजिए, ताकि वो कुछ दे कैन ऐड समथिंग पॉजिटिव टू द इकोनॉमी। ओके, सो स्टूडेंट्स, दिस आर्टिकल कम्स टू एन एंड हियर। बहुत ही अच्छा आर्टिकल था कि वुमेन के लिए क्या क्या किया जा सकता है, एज वेल एज न्यूमेरिकल डेटा मिला कि अगर हम वुमेन पोटेंशियल को यूटिलाइज करते हैं तो 25% तक हमारी इकोनॉमी को बढ़ा सकते हैं हम बाय 2050। ओके, तो देखिए, ये सब फैक्ट्स और ये सब पॉइंट्स अगर आप अपने GS3 या GS1 के आंसर में या ऐसे में ड्रॉप करेंगे ना, देन इट इज़ गोइंग टू प्रूव वेरी वेरी बेनिफिशियल फॉर यू। नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट आर्टिकल दैट इज ऑल्सो रिलेटेड टू GS पेपर 3, इंफ्रास्ट्रक्चर रिफॉर्म्स। ये भी इकोनॉमी का ही पार्ट है, एंड दिस आर्टिकल केम इन टूडेज इंडियन एक्सप्रेस। पावर एट द सेंटर, सी दिस आर्टिकल टॉक्स अबाउट दैट इंडिया का जो इलेक्ट्रिसिटी सेक्टर है ना, इट इज फेसिंग हेडविंड्स, इट इज फेसिंग न्यूमरस चैलेंजेस एंड इट इज होल्डिंग इंडिया बैक। इंडिया की प्रोग्रेस को स्लो डाउन कर रहा है। सो अर्जेंट रिफॉर्म्स की ज़रूरत है सो दैट इंडिया की इकोनॉमी को बूस्ट मिले। देखिए, हमारे पास ना दूसरा आर्टिकल आ गया है इकोनॉमी का। बच्चे ज़्यादातर डरते हैं दैट इकोनॉमी के आंसर कैसे अटेम्प्ट किए जाएं। मैं बिल्कुल टू द पॉइंट आपको पॉइंट्स बताऊंगा, ये आपको अपने GS3 के आंसर में लिखने हैं, एंड इट विल डेफिनेटली फैच यू मार्क्स। सी, द आर्टिकल टॉक्स अबाउट दैट इंडियाज इलेक्ट्रिसिटी sector inefficiencies are holding back productivity, मैन्युफैक्चरिंग कॉम्पिटिटिवनेस एंड फ्यूचर इंडस्ट्रीज। इंडिया की जो बिजली सेक्टर है ना, जहाँ बिजली बनती है, इलेक्ट्रिसिटी सेक्टर, उसकी कुछ खामियाँ हैं, लाइक लॉस मेकिंग डिस्कॉम्स, जो बड़ी बड़ी डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज हैं, पावर डिस्ट्रीब्यूट करती हैं, वो लॉस में जा रही हैं। सो वो कोई ऐसा स्टेप ही नहीं लेती जिससे क्या बोलते हैं कोई बेनिफिट हो हमारी कंपनीज और मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज को, इकोनॉमी को बूस्ट मिले। देन सब्सिडीज दे के ना गवर्नमेंट परेशान है, पब्लिक इज नॉट पेइंग द बिल, दिस इज ऑल्सो ए प्रॉब्लम। नेक्स्ट इज क्रॉस सब्सिडाइजेशन। सी, दिस इज अ मेजर फ्लो इन इंडियाज इलेक्ट्रिसिटी सेक्टर। नाउ व्हाट इज क्रॉस सब्सिडाइजेशन? फॉर एग्जाम्पल, देर आर टू ग्रुप्स A and B. A group is economically well, whereas B group is impoverished, थोड़ा गरीब है ये। Now government is providing electricity to A at a higher cost, whereas government is providing electricity to B at subsidized cost or at very low costs. तो इसको तो आप लो कॉस्ट पे इलेक्ट्रिसिटी दे रहे हैं, whereas A को सेम इलेक्ट्रिसिटी आप ज़्यादा पे दे रहे हैं,
क्योंकि वो रिच हैं। ठीक है, आप वेलफेयर मेजर्स ले रहे हैं, बट इससे हो क्या रहा है, आप इनसे, ए जो रिच है ना, इनसे एक्सेसिवली लार्ज पैसा ले रहे हैं टू कंपनसेट फॉर दिस लॉस। तो ये ना डिसइंसेंटिवाइज करता है किनको, कंपनीज को। तो ये क्रॉस सब्सिडाइजेशन भी एक फैक्टर है इंडिया की इलेक्ट्रिसिटी ग्रोथ की, इलेक्ट्रिसिटी सेक्टर की ग्रोथ को रिटार्ड करता है जो। नेक्स्ट इज पुअर प्राइसिंग। आपने पर यूनिट इलेक्ट्रिसिटी के कॉस्ट जो हैं वो एक्सपर्ट्स का मानना है दैट दे आर नॉट प्राइस्ड प्रॉपरली और एट जेन्युइन लेवल्स। ठीक है ना। नाउ इलेक्ट्रिसिटी प्राइसिंग इज रेशनल, ये पॉइंट आ गया। इंडस्ट्रियल कॉमर्शियल यूजर्स पे एक्सेसिवली हाई टैरिफ्स टू कवर हाउस होल्ड एंड एग्रीकल्चरल सब्सिडीज, रेजिंग कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस एंड मेकिंग एक्सपोर्ट्स अनकॉम्पिटिटिव। ये देखिए, हम जो ये पुअर प्राइसिंग की बात कर रहे हैं ना, ये यही पॉइंट है कि इंडिया की इलेक्ट्रिसिटी प्राइसिंग स्ट्रक्चर इज टोटली इलॉजिकल। आप जो इंडस्ट्रीज और कॉमर्शियल यूजर्स हैं उनसे हाई पेमेंट ले रहे हैं। कैसे, जो मैंने अभी आपको क्रॉस सब्सिडाइजेशन का एग्जांपल दिया ना, कि जो हाउस होल्ड और एग्रीकल्चर सब्सिडी आप दे रहे हैं ना, वो कवर कर सकें। इससे क्या हो रहा है, क्या नुकसान हो रहा है, मैंने आपको बताया ना, कंपनीज डिसइंसेंटिवाइज हो जाती हैं, है ना। उनको कोई मोटिवेशन ही नहीं रहता है उनका कि इतना बिल भर रहे हैं हम। इससे हो क्या रहा है, वो कंपनीज प्रोडक्शन ज़्यादा नहीं करती। व्हेन प्रोडक्शन प्रोसेस बिकम स्लो, आपका मार्केट पूरा स्लो हो जाता है, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ कम हो जाएंगी, है ना, डिमांड कम हो जाएगी, सप्लाई कम हो जाएगी इकोनॉमी की। सो ओवरऑल इकोनॉमिक ग्रोथ बिकम्स स्लगिश। तो इलेक्ट्रिसिटी प्राइसिंग के कारण देखिए आप, कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस तो बढ़ रही है, उनको ज़्यादा पैसा देना पड़ रहा है, एंड एक्सपोर्ट्स आर बिकमिंग अनकॉम्पिटिटिव। जब भाई किसी एक कंपनी की कॉस्ट बढ़ गई है, एक चीज़ को, एक कमोडिटी को प्रोड्यूस करने में इलेक्ट्रिसिटी का बिल आ रहा है, बहुत ज़्यादा पैसा आ रहा है, फिर उसको एक्सपोर्ट करने से पहले भी प्री शिपमेंट क्रेडिट लेती है गवर्नमेंट से कंपनीज, है ना, उस पर इंटरेस्ट देना होता है। तो आपके एक्सपोर्ट्स जो हैं दे बिकम एक्सपेंसिव, तो उनको कौन खरीदेगा। देखिए कितना बढ़िया पॉइंट है, कैसे लिंक किया है इलेक्ट्रिसिटी सेक्टर की ग्रोथ को इकोनॉमी से। तो आप ये पॉइंट ध्यान रखिए, ठीक है ना। आपको आंसर में ड्रॉप करना है हर बार, एवरी ईयर इलेक्ट्रिसिटी और रिन्यूएबल एनर्जी, यहाँ से 15 मार्कर क्वेश्चन आ ही जाता है हर ईयर GS3 में। नाउ नेक्स्ट इज एग्रीकल्चर एंड हाउस होल्ड कंज्यूम्स 2/3 ऑफ द इलेक्ट्रिसिटी बट बेनिफिट डिसप्रोपोर्शनेटली फ्रॉम सब्सिडीज वाइल मैन्युफैक्चरिंग बियर्स द बर्डन। अब आपका जो एग्रीकल्चर और हाउस होल्ड सेक्टर है ना हमारे कंट्री का, वो कंट्री की 2/3 इलेक्ट्रिसिटी को यूज़ कर रहे हैं, बट बिल भर ही नहीं रहे हैं, और दे आर ऑल्सो गेटिंग सब्सिडीज। सो दिस इज प्रूविंग वेरी वेरी डेट्रीमेंटल फॉर हेल्थ ऑफ मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज। फिर सारा पैसा आप उनसे ले रहे हैं, यही बात आ गई है। सो इन सब प्रॉब्लम से डील करने के लिए, इलॉजिकल प्राइसिंग से, क्रॉस सब्सिडाइजेशन से, व्हाट रिफॉर्म्स आर नीडेड, रिफॉर्म्स की ज़रूरत है सो दैट सस्टेनेबल ग्रोथ कैन बी एंश्योर्ड एंड एनर्जी डिमांड्स जो है फ्यूचर के लिए उनको मीट किया जा सके। ये हमने डिस्कस कर लिया है दैट हाई कॉस्ट ऑफ पावर है इंडस्ट्री के लिए क्रॉस सब्सिडाइजेशन के कारण। मैंने आपको बताया था क्रॉस सब्सिडाइजेशन क्या है। अमीर लोगों की फैक्ट्रियों में आप महंगी बिजली दे रहे हो, वेराज पुअर लोग जो हैं उनको आप सब्सिडाइज रेट पे दे रहे हो। सो इट इज़ डिस्करेजिंग द कंपनीज कि वो प्रोडक्शन लार्ज स्केल पे करें। अगर वो कर भी रही हैं तो प्रोडक्शन कॉस्ट राइज हो रहा है, एक्सपोर्ट्स महंगे हो रहे हैं। डिस्कॉम्स आर अंडर फाइनेंशियल स्ट्रेस। जो आपकी पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज है ना, उनके वित्तीय हालत बहुत ख़राब है, लॉसेस, नुकसान हो रहा है, अंडर इन्वेस्टमेंट, उनमें इन्वेस्टमेंट ही नहीं आ रहा, इनएफिशिएंसी, रेड टेपिज्म में। गवर्नमेंट डिस्कॉम्स को बोलती है आप पावर सप्लाई करिए, कॉन्ट्रैक्ट्स दे देती है ठेकेदारों को। एक तरफ आपके जो ऑफिसर्स होते हैं गवर्नमेंट के, फिर वो उनसे कंसेशंस लेते हैं, है ना, रेड टेपिज्म आप इसको बोल सकते हो, वो भी हिस्सेदारी मांगते हैं। नो, देर आर स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम्स। तो दिस इज ऑल्सो ए वेरी सीरियस इशू अफेक्टिंग इलेक्ट्रिसिटी सेक्टर। एक्सेसिव सब्सिडीज, हमने देख ही लिया है दैट हाउ एग्रीकल्चर एंड हाउस होल्ड्स कंज्यूम नियरली 2/3 ऑफ द इलेक्ट्रिसिटी, वेराज सब्सिडीज भी बहुत ज़्यादा लेते हैं वो, तो उस पर भी बहुत ज़्यादा फाइनेंस स्ट्रेस है गवर्नमेंट के ऊपर, एंड इंडस्ट्री बियर्स द बर्डन। दिस पॉइंट वी हैव सीन ऑलरेडी। ओके, नेक्स्ट इज
policy distortions. Policy distortions. There is tariff complexity, inefficiency of supply and lack of रिफॉर्म्स. सरकार रिफॉर्म्स नहीं कर रही है, सप्लाई बोटल नेक्स हैं, एज वेल एज टैरिफ कॉम्प्लेक्सिटी. व्हाट इज टैरिफ कॉम्प्लेक्सिटी? सी, इन सिंपलर टर्म्स, tariff complexity means that your power supply companies are facing problems in determining the price structure. आपका जो इलेक्ट्रिसिटी सेक्टर है ना, वो प्रॉब्लम्स फेस कर रहा है कि प्राइस स्ट्रक्चर कैसे डिटरमाइन किया जाए बिल का, कि हाउस होल्ड से, एग्रीकल्चर से, कंपनीज से कैसे बिल लिया जाए. सो टैरिफ कॉम्प्लेक्सिटी इज डिफिकल्टी इन framing price structure. Framing price structure. ओके, सो अब आप जब ये सारे पॉइंट्स डालेंगे ना अपने आंसर में, GS3 में जो क्वेश्चन आता है इलेक्ट्रिसिटी सेक्टर से, उसमें पॉलिसी डिस्टोर्शन है ना, एक्सपोर्ट्स पे इम्पैक्ट हो रहा है, टैरिफ कॉम्प्लेक्सिटी, फाइनेंशियल स्ट्रेस ऑफ डिस्कॉम्स, अंडर इन्वेस्टमेंट, तो डेफिनेटली आंसर अच्छा बनेगा. नाउ इम्पैक्ट, दिस वी ऑलरेडी हैड सीन दैट मैन्युफैक्चरिंग स्लो डाउन होगा जब एक्सपोर्ट्स एक्सपेंसिव होंगे, तो एक्सपोर्ट्स रिड्यूस भी होंगे. FDI आपकी कंट्री में आएगा ही नहीं. FDI क्यों आएगा आपकी कंट्री में? व्हेन अ पर्टिकुलर कंपनी कम्स टू नो अबाउट दैट इलेक्ट्रिसिटी इज एक्सपेंसिव इन अ कंट्री, तो वो चाइना चले जाएंगे ना, करोड़ों का बिल देंगे, है ना. So companies also choose those sites which prove lucrative for them. So इससे क्या होगा, आपके जो फ्यूचर इंडस्ट्रीज हैं उनको भी हिट लेनी पड़ेगी इसकी. ओके, सो अब आगे और क्या क्या implications हैं इसकी, दैट मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर बिकम अनकॉम्पिटिटिव. सो इसका रिजल्ट क्या होगा, ट्रेड डेफिसिट. जब आपके एक्सपोर्ट जो हैं दे बिकम लेस कॉम्पिटिटिव, तो वो रिड्यूस होंगे, इंपोर्ट डिपेंडेंसी बढ़ जाएगी या इंपोर्ट्स ज़्यादा होने लगेंगे, तो आपका जो फॉरेक्स रिजर्व है उसके ऊपर इम्पैक्ट आएगा, वो कम होगा. इट इज़ थ्रेटनिंग इंडियाज डेमोग्राफिक डिविडेंड बाय फेलिंग टू जनरेट इनफ जॉब्स. इंडिया का जो डेमोग्राफिक डिविडेंड है ना, उसके ऊपर भी खतरा आ रहा है इससे. अब कंपनीज जब इतना बिल देंगी तो कई बार रेशनलाइजेशन के लिए वो ना अपना स्टाफ भी कम कर देती हैं, है ना. तो इंडिया के डेमोग्राफिक डिविडेंड पे खतरा है. सो नेक्स्ट इज इट हैम्पर्स ग्रोथ ऑफ फ्यूचर सेक्टर्स. ये हमने बात कर ही ली है ऊपर कि इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, AI, डेटा सेंटर्स, रिन्यूएबल्स. जब आपका इतना जो प्राइसिंग स्ट्रक्चर है इलेक्ट्रिसिटी का, दैट इज बी रिडन विद कॉम्प्लेक्सिटी, देन हाउ यू कैन थिंक दैट दीज सेक्टर्स विल प्रोग्रेस? नहीं प्रोग्रेस कर पाएंगे. सो एनर्जी इनसिक्योरिटी भी रहेगी, आपकी बिजली नहीं आ रही है, लॉन्ग टर्म डेवलपमेंट पे सवाल खड़ा हो जाता है. ओके, नाउ व्हाट आर द रिफॉर्म्स दैट आर नीड टू बी टेकन? सिंपली रेशनलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी टैरिफ्स. ऊपर हमने बात की ना कि टैरिफ कॉम्प्लेक्सिटी को कम करिए आप. नो ब्लैंकेट सब्सिडीज, जो क्रॉस सब्सिडाइजेशन है या इरेशनल सब्सिडीज हैं उनको हटाइए. केवल पुअर हाउस होल्ड को ही सपोर्ट करिए. कई बार क्या होता है, कुछ लोगों के पास दे कैरी फेक BPL कार्ड्स और सब्सिडी लिए जा रहे हैं, इलेक्ट्रिसिटी की भी प्रूफ जमा करवा देते हैं. ओके, तो इन सब चीज़ों के ऊपर नज़र रखिए, तो भी आपके लिए कॉस्ट इफेक्टिव होगा वो. देन नेक्स्ट इज ट्रांसपेरेंट प्राइसिंग. जो हिडन क्रॉस सब्सिडीज हैं उनको एलिमिनेट करिए, सेपरेट करिए टैरिफ्स हाउस होल्ड, एग्रीकल्चर और इंडस्ट्री के लिए. ओके, जो बिल का स्ट्रक्चर है वो हाउस होल्ड का एक लेवल पे, एग्रीकल्चर का एक लेवल पे, इंडस्ट्री का एक लेवल पे होना चाहिए. एंड जो आपकी डिस्कॉम्स हैं, पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज, वी नो दैट दे फेस फाइनेंशियल स्ट्रेस एज वेल एज वो अलाइन करती हैं ब्यूरोक्रेट्स के साथ. सो दे फेल टू फंक्शन स्मूथली और हैसल फ्री बिकॉज दे बिकम सब्जेक्ट टू रेड टेपिज्म. तो आप इंश्योर करिए कि बेटर गवर्नेंस हो इनका, सो इनके लॉसेस कम हो और प्रोफेशनली इनको प्रॉपरली मैनेजमेंट हो सके इनका. सप्लाई इफिशियंसी बढ़ाइए. इलेक्ट्रिसिटी शुड बी प्राइस्ड फॉर कॉस्ट इफिशियंसी, नॉट पॉलिटिक्स.
बिजली फ्री, पानी फ्री, है ना, रेवड़ी कल्चर जो है ना, इलेक्ट्रिसिटी को आप प्राइस करिए कीमत के हिसाब से, इफिशियंसी के हिसाब से, वोट बैंक को मत देखिए। नेक्स्ट इज ट्रांजिशन सपोर्ट, सेंट्रल गवर्नमेंट पैकेजेस टू हेल्प स्टेट्स मैनेज सब्सिडी रिफॉर्म्स। केंद्र सरकार को भी मदद करनी चाहिए राज्यों की कि वो कैसे सही कर सकते हैं अपने इस सेक्टर को। एंड नेक्स्ट इज इन्वेस्टमेंट इन रिन्यूएबल्स एंड ग्रिड मॉडर्नाइजेशन। जो इलेक्ट्रिसिटी ग्रिड्स हैं इनको आप मॉडर्नाइज करिए, है ना, और रिन्यूएबल सेक्टर में आप इन्वेस्टमेंट करिए। सो आपका जो ट्रेडिशनली आप जो आपकी बिजली आ रही है ना, जनरेट हो रही है जहाँ भी पावर हाउसेज से, उनके ऊपर डिपेंडेंसी कम हो, है ना। दिस विल ऑल्सो हेल्प इन इंडिया मीटिंग इट्स गोल्स अंडर क्लाइमेट चेंज प्रोग्राम्स। सो नेक्स्ट इज, अब आप कंपेरेटिव एंगल देखिए यहाँ, चाइना, रैपिड एडवांसेस इन रिन्यूएबल्स। चाइना तो एक ऐसा एग्जांपल है जिसने रिन्यूएबल सेक्टर में बहुत ज़्यादा रैपिड एडवांसमेंट दिखाई है, एंड दिस इज वन ऑफ द रीजन दैट चाइना इज प्रोग्रेसिंग। इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस की, एमएनसीज, एफडीआई आएगा वहाँ पे, कॉम्पिटिटिवनेस स्ट्रेंथन हुआ है, जब तो इस कंट्री की प्रोग्रेस है। वेरएज इंडिया में क्या है, ग्लोबल कॉम्पिटिटिवनेस, इंडिया इज ऑन द वर्ज ऑफ लूजिंग इट। आपका प्राइसिंग स्ट्रक्चर ठीक नहीं है, और अगर इलेक्ट्रिसिटी सेक्टर की बोटल नेक्स एड्रेस नहीं हो पाई, सो द डे इज नॉट फार कि यहाँ से कंपनियाँ चली जाएंगी। ओके, तो ये देखिए, आप ये लास्ट में ये ऐड कर सकते हैं, है ना, चाइनीज मॉडल को इंप्लीमेंट करिए, आप अपने आंसर में डाल सकते हैं। सो वी हैव सीन मैनी पॉइंट्स कि क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं डिस्कॉम्स में, है ना, इरेशनल एंड क्रॉस सब्सिडाइजेशन है, टैरिफ स्ट्रक्चर प्रॉपर नहीं है, प्राइस डिस्टोर्शन है, ठीक है, एज वेल एज हाउस होल्ड्स और एग्रीकल्चर सेक्टर 2/3 इलेक्ट्रिसिटी ले रहा है, एज वेल एज सब्सिडीज ले रहा है। तो आइडेंटिफाई करिए आप राइट बेनिफिशरीज को। ये सब जब आप अपने आंसर में डालेंगे, आंसर विल बिकम बेटर। Now this article also comes to an end here, but before moving at next article, I want you to remember these facts. ये देखिए, आपकी जो मिडिल क्लास है ना, वो एक्सेसिवली 69% इलेक्ट्रिसिटी फ़ायदा उठा रही है, और 17% जो पुअर है उनको सब्सिडी मिल रही है। अब मिडिल क्लास क्यों सब्सिडी ले रही है, ये भी आप इस बात पे भी डिबेट कर सकते हैं। वो तो इनके लिए होनी चाहिए ना, इनको तो ज़रूरत ही नहीं है। सी, एक तरफ अब ये ग्राफ देखिए आप, शेयर इन इलेक्ट्रिसिटी सब्सिडी। अगर आप हाउस होल्ड सेक्टर को देखते हैं ना 2010-11 से, तो ये राइज कर रहा था, बट फिर इसके अंदर एक सडन डाउनफॉल आया, और अब ग्रेजुअली हाउस होल्ड सेक्टर जो है ना, वो इलेक्ट्रिसिटी सब्सिडी के अंदर उसका राइज होते ही जा रहा है। यू कैन सी द कंजिक्यूटिव राइज 2024-25 में, और 2018, यानी 2018 नहीं, यहाँ से देखिए आप 2016 से, 2016 से 2025, ऑलमोस्ट अ डिकेड, हाउस होल्ड सेक्टर जो है वो सब्सिडी का बेनिफिट ले रहा है, एंड इट इज़ ग्रेजुअली इंक्रीजिंग सिंस 2016। ये देखिए 28, 29, 34, 36, कम हो ही नहीं रहा है, वो 47 पे पहुँच गया है। सी, दिस इज ऑल्सो अ वेरी चैलेंजिंग थिंग फॉर द इलेक्ट्रिसिटी सेक्टर एज वेल एज पॉलिसी मेकर्स। नेक्स्ट इज, आप एग्रीकल्चर सेक्टर का शेयर देखिए सब्सिडी में। एग्रीकल्चर को तो होना क्या चाहिए कि जो सरकार है ना, उसको गरीब किसानों को बिजली देनी चाहिए, बिजली सब्सिडी पे, बट एक टाइम पे ये 2015-16 में 72 था, एंड सिंस देन इट इज़ ग्रेजुअली डिक्लाइनिंग। तो आप ये फैक्ट भी याद रखेंगे, स्टेटमेंट आ जाए कि ग्रेजुअली डिक्लाइन कर रहा है एग्रीकल्चर सेक्टर का जो शेयर है इलेक्ट्रिसिटी सब्सिडी में, और हाउस होल्ड का ग्रेजुअली इंक्रीज हो रहा है पिछले 8 से 10 सालों में, या पिछले 5 सालों में। ऐसे स्टेटमेंट आ जाएं प्रीलिम्स में 2, तो आपको ये भी ध्यान रखना है। ओके, नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट आर्टिकल दैट इज अगेन बेस्ड ऑन इंडियन इकोनॉमी। आज तो इकोनॉमी में जो आप आंसर लिखेंगे ना, आपको बहुत ही अच्छा कंटेंट मिल रहा है। तीनों आर्टिकल आर somehow related to Indian economy. So this article came in the Times of India न्यूज़पेपर, वहाँ से उठाया है मैंने। सो ये आर्टिकल बोलता है कि इंडिया को ना रिफॉर्म्स करने की ज़रूरत है इन ऑर्डर टू डील विद एक्सटर्नल शॉक्स एज वेल एज इकोनॉमिक वल्नरेबिलिटीज़। अब सडनली ही देखिए आप अनप्रिडिक्टेबिलिटी
Trump administration has slapped India with this 50% टैरिफ। तो आप देखेंगे कि ये सब प्रॉब्लम्स की बात हुई है इस आर्टिकल में, दैट ट्रंप ने इम्पोज कर दिया 50% टैरिफ। नाउ दिस विल होल्ड द प्रोग्रेस ऑफ एक्सपोर्ट इंडस्ट्री ऑफ इंडिया। जो लेबर इंटेंसिव इंडस्ट्रीज है ना, दे आर द वर्स्ट सफरर्स। टेक्सटाइल्स, एपरेल्स, ज्वेलरी, श्रिम्प, कारपेट्स, फर्नीचर, ये इंडस्ट्री हार्डेस्ट consequences they will face, the they will face severe consequences of this move। जो लेबर इंटेंसिव इंडस्ट्री हैं ये कौन सी होती हैं? जहाँ पे मशीन से ज़्यादा ना ह्यूमन लेबर का यूज़ होता है। ह्यूमन लेबर का यूज़ ऑफ ह्यूमन लेबर जहाँ ज़्यादा यूज़ होती है। अब देखिए, जब 50% टैरिफ लगा दिया तो कंपनीज का एक्सपोर्ट कम हो जाएगा। एक्सपोर्ट कम होगा तो वो क्या करेंगी? जो मैन पावर है, लेबर है, उनको पेमेंट नहीं देंगी। पेमेंट कहाँ से देंगी? वो अनएम्प्लॉयड हो जाएंगे। और फैक्ट्री में जो लेबर काम करती है, दैट इज़ ऑलरेडी अनस्किल्ड और सेमी स्किल्ड, उनको फिर उनके लिए जॉब अपॉर्चुनिटीज़ नहीं है। तो एक और बर्डन आ गया है अब आपकी इकोनॉमी पे कि अब वो कहाँ से मतलब अपना लाइवलीहुड चलाएंगे। ओके, तो दीज सेक्टर्स are going to face the severe consequences of this move। Additional 4% of exports in auto components to face 25% tariff। ये सेक्टर जो है वो this much % ऑफ टैरिफ फेस करेगा। ओके, तो ये जो शुरुआती बात है, प्रॉब्लम यहाँ तो कंटेक्स्ट दिया हुआ है, बट मोर इंपॉर्टेंट थिंग इज येट टू कम। यहाँ ना केवल न्यूमेरिकल डाटा देखिए, आपका टेक्सटाइल और अपेरल सेक्टर है ना, शर्ट्स नाउ टैक्स्ड एट 62%, चाइना के 42% ही लग रहा है। वियतनाम का जो कपड़ा है, शर्ट्स हैं, उस पर 12%। बट इंडिया के एक्सपोर्ट सब कम ही होंगे। महंगी शर्ट क्यों खरीदेगी यूएस की पब्लिक? सो इंडियन एक्सपोर्ट्स टू यूएस में फॉल फ्रॉम $8.6 बिलियन टू $5 बिलियन टेक्सटाइल्स और अप्रैल सेक्टर का। ये जो न्यूमेरिकल डाटा आप अपने मेंस के आंसर में डालेंगे ना, दिस इज गोइंग टू बी अ वेरी गुड फॉर यू। अभी थोड़ी मेहनत है, आप याद कर लीजिएगा, लास्ट में रट लीजिएगा इसको, जब आप अगले साल GS3 में आंसर लिख रहे होंगे, है ना, बहुत हेल्पफुल हो गए। नेक्स्ट इज लेबर इंटेंसिव इंडस्ट्रीज। श्रिम्प एक्सपोर्ट्स फेस 60% ड्यूटीज। श्रिम्प जो होते हैं ना, आप देखते होंगे ये ना ओशियन में मिलते हैं। एंड ये याद रखिए आप, आंध्र प्रदेश इज लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ श्रिम्प्स इन इंडिया। अब जो छोटे मोटे फिशरमैन हैं उनका लाइवलीहुड भी थ्रेटन हो जाएगा जब श्रिम्प एक्सपोर्ट्स कम हो गए। जेम्स एंड ज्वेलरी एक्सपोर्ट्स विल ऑल्सो लूज ए सिग्निफिकेंट शेयर, एंड दीज आर अदर सेक्टर्स दैट आर गोइंग टू फेस headwinds with this move of Trump administration। But this is the thing that we need to remember। ये काम करना है इंडिया को, और ये पॉइंट आपको अपने आंसर में लिखने हैं। इंडिया को क्या करना है सो दैट इन फ्यूचर इंडिया कैन क्वेश्चन इटसेल्फ अगेंस्ट सच अनप्रिडिक्टेबल मूव्स, जो बाहर से पता नहीं कल को कोई दूसरा कंट्री कर देगा ऐसे इंडिया के साथ, यू नेवर नो। तो क्या करना चाहिए इंडिया को ऐसे में? इंडिया को ना अपनी ट्रेड पॉलिसी में रिफॉर्म्स करने होंगे। इंडिया नीड टू सिंप्लीफाई एंड रेशनलाइज इट्स लेबर एंड बिजनेस लॉज। फॉर एग्जांपल, इंडिया के लेबर लॉज और बिजनेस लॉज जो है ना, दे आर बी सेट विद न्यूमरस कॉम्प्लेक्सिटीज। डिफरेंट लॉज हैं हमारे यहाँ जो वेजेस को, सोशल सिक्योरिटी को, इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स, कॉन्ट्रैक्ट लेबर, इनको गवर्न करते हैं। सो दिस इज रिजल्टिंग इनटू ओवरलैपिंग जुरिस्डिक्शन। केंद्र सरकार ने भी सोशल सिक्योरिटी पे कानून बनाया हुआ है। मैनी स्टेट्स हैव आल्सो एनफोर्स्ड लेजिस्लेशन रिलेटेड टू दैट। तो ओवरलैपिंग जुरिस्डिक्शन हो रहा है, पता ही नहीं है कौन देखेगा। इससे क्या हो रहा है, आपकी ट्रेड पॉलिसी जो है ना, इट हैम्पर्स, ओके, इट हैम्पर्स इट। देन मिनिमम वेजेस एक्ट, पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट, इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट, दीज आर सेपरेटली रेगुलेटेड और सिमिलर एरियाज हैं। इसमें भी सिमिलर बातें हैं, इसमें भी सिमिलर बातें हैं। मिनिमम वेजेस, पेमेंट ऑफ वेजेस, बताइए। इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट, कॉन्ट्रैक्ट लेबर। तो आप कौन सा एक्ट अप्लाई कर रहे हैं लेबर इश्यूज़ को एड्रेस करने के लिए? ये सारी छोटी छोटी बातें अगर गवर्नमेंट ने ठीक कर दी ना, तो डेफिनेटली इकोनॉमी इज गोइंग टू इम्प्रूव, इकोनॉमी इज गोइंग टू प्रोग्रेस।
अब गवर्नमेंट को एक और काम क्या करना होगा, बिल्ड डोमेस्टिक कैपेसिटी इन सेमीकंडक्टर्स, सोलर सेल्स, एपीआईज। कुछ ऐसी कैपेसिटी बनानी होगी सरकार को कि अब हम सेमीकंडक्टर्स जो हैं इनको इंपोर्ट ना करें, सोलर सेल्स और जो ये एपीआईज हैं इन सब को हम हमारे कंट्री में ही बनाएं। ऐसा करने से हमारी कितनी इंपोर्ट डिपेंडेंसी रिड्यूस होगी, आप देखिए। तो आपकी इकोनॉमी पे जो बर्डन आया है टैरिफ से वो कितना रिड्यूस हो जाएगा, है ना। रिड्यूस इंपोर्ट डिपेंडेंस, ऐसा करने से इंपोर्ट डिपेंडेंस कमी तो होगा। सो नेक्स्ट इज रिवर्स इंजीनियरिंग ड्राइव। जो ये रिवर्स इंजीनियरिंग ड्राइव है ये क्या होती है, सिंपली इसको आप सिंपलर टर्म्स में और लेमन लैंग्वेज में समझिए कि कॉपी करना, बट एग्जैक्टली कॉपी ना करें नहीं तो कॉपीराइट का केस लग जाता है। रिवर्स इंजीनियरिंग ड्राइव मीन्स कि इंडिया को ना वेस्टर्न कंट्रीज या जो एडवांस्ड कंट्रीज है ना उनकी टेक्नोलॉजी को की स्टडी करनी होगी कि वो कैसे बनाते हैं, और फिर कुछ सिमिलर और इन्वेंटिव मॉडल्स खुद के लिए तैयार करने होंगे, है ना। इंडिया नीड टू रिप्लेस लो एंड मिड टेक इंपोर्ट्स विद डोमेस्टिक प्रोडक्शन। आप अपनी आईआईटीज जो हैं वहाँ उनमें कोर्स चलाइए रिवर्स इंजीनियरिंग के, कि स्टूडेंट्स को इंसेंटिव दीजिए, जो इंजीनियर है आपके पास अच्छी टेक्नोलॉजी बना के देंगे वो। एंड रिपीट द सक्सेस ऑफ इंडियाज जेनरिक फार्मा इंडस्ट्री। जैसे इंडिया में जेनरिक दवाइयाँ बना देते हैं ना, वैसा ही आप उसमें कर सकते हो, अदर टेक्नोलॉजिकल डोमेन्स में रिवर्स इंजीनियरिंग फॉलो कर सकते हो। नेक्स्ट इज इंडिया, अगर गवर्नमेंट टारगेटेड मेजर्स ले, गवर्नमेंट एक अलग से फंड बना दे फॉर एमएसएमईज टू रिड्यूस फाइनेंसिंग कॉस्ट्स। माइक्रो स्मॉल और मीडियम एंटरप्राइजेज इज ऑल्सो द वर्स्ट हिट सेक्टर अंडर दिस मूव। यूएस की जो ये मूव है, तो इंडिया क्या कर सकता है, एक अलग फंड बना दे 15,000 करोड़ का, ताकि इस सेक्टर को क्या है इंसेंटिव दिए जाएं, है ना, एज ए बफर काम कर सके उनके लिए ये, वेन एवर दे फेस एनी इकोनॉमिक क्राइसिस। एग्जाम्पल में देखिए आप, रीइंस्टेट द इंटरेस्ट इक्वलाइजेशन स्कीम। इंटरेस्ट इक्वलाइजेशन स्कीम ना गवर्नमेंट ने 2024 में हटा दी है ये। इस स्कीम को आरबीआई इंप्लीमेंट करता था 2024 तक। नाउ दिस स्कीम हैज़ बीन डन अवे विद। सो ये इंटरेस्ट इक्वलाइजेशन स्कीम क्या करती थी, इट यूज टू हेल्प एक्सपोर्टर्स बाय प्रोवाइडिंग देम प्री शिपमेंट एज वेल एज पोस्ट शिपमेंट क्रेडिट। जो सामान भेजते थे ना जो लोग यहाँ से अपना एक्सपोर्ट करते थे फॉरेन में, उनको ये पैसा देती थी, प्री शिपमेंट क्रेडिट प्लस पोस्ट शिपमेंट क्रेडिट। यानी कि कुछ एक्सपोर्टिंग कंपनीज है, मान लीजिए उन्होंने अपना सामान बना लिया है, तो उनकी जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है, मैन्युफैक्चरिंग की कॉस्ट है, कॉस्ट ऑफ प्रोसेसिंग है, उसको क्या करेंगी ये इंटरेस्ट इक्वलाइजेशन स्कीम से आरबीआई उनको पैसा देता था ताकि कैश फ्लो बना रहे, है ना। और पोस्ट शिपमेंट यानी जब एक बार कंपनीज का सामान जहां जिस कंट्री में वो भेज रही है वहां डिलीवर हो गया, तो उनको क्या बोलते हैं, क्या होगा, उनको पैसा उनके हाथ में आ जाएगा। तो प्री शिपमेंट और पोस्ट शिपमेंट क्रेडिट जो था वो अब अवेलेबल ही नहीं है जब इंटरेस्ट इक्वलाइजेशन स्कीम नहीं है, तो है ना। तो ऐसी स्कीम, इस स्कीम को आप सोच सकते हैं दैट इट शुड बी रिवाइव्ड, इसको रिवाइव करिए। तो अगर GS3 में आपके सामने क्वेश्चन आता है ना कि अगर इंडिया एक्सटर्नल इकोनॉमिक शॉक्स आ जाए इंडिया के सामने तो क्या क्या अटेम्प्ट ले सकता है, तो देखिए ये तीसरा पॉइंट जो है, जो आपने ये पॉइंट देखा है रिवर्स इंजीनियरिंग और सिंप्लीफाई लेबर लॉज, ये आप लिखेंगे ना तो बहुत ही अच्छा होगा। नेक्स्ट इज फास्ट ट्रैक इंडिया यूके FTA EU FTA। अब फ्री ट्रेड एग्रीमेंट्स की बात हो रही है, इंडिया ने और यूके ने तो अभी किया भी है साइन, यूरोपियन यूनियन भी साइन कर ले इंडिया के साथ। तो इससे क्या होगा, इंडिया का जो एक्सपोर्ट मार्केट है वो डाइवर्सिफाइड बनेगा, है ना, एज वेल एज कॉम्पिटिटिव बनेगा। तो हमें अगर एक दो कंट्री ऐसे डिसीजन ले लेंगे ना तो उसका जो नेगेटिव इम्पैक्ट है हमारी इकोनॉमी पे वो मिनिमाइज हो जाएगा। रेज GST एग्जेम्प्ट लिमिट फॉर स्मॉल फिर्म्स। छोटी छोटी जो फिर्म्स है ना उनके ऊपर आप GST एग्जेम्पशन जो लिमिट है उसको रेज कर दीजिए ताकि उनको एक इंसेंटिव मिले, है ना, अपने प्रोडक्ट्स को बेचने का, वो फिर प्रोडक्शन भी बढ़ाएं।
नेक्स्ट इज लॉन्च रिवाइवल पैकेज फॉर गारमेंट्स, टेक्सटाइल्स, कारपेट्स, ज्वेलरी। पैकेज दीजिए, यानी ये बस सरकार को आर्थिक सहायता के लिए ही बोल रहा है कि कुछ पैकेज बनाइए जिनसे इन सेक्टर का फ़ायदा हो जब कोई अनप्रिडिक्टेबिलिटी हो जाए। एंड क्रिएट अ डिजिटल नेशनल ट्रेड नेटवर्क फॉर एमएसएमई कंप्लायंस। एक डिजिटल नेशनल ट्रेड नेटवर्क बनाइए जहाँ पे सारी एमएसएमईज का डेटा हो आपके पास, उनके पास आप इंफॉर्मेशन ट्रांसमिट कर सकें कि अब ऐसा होगा तो कैसे ट्रेड करना है ना। ऑल दिस एक्सपोर्ट मोर टू ईयू, जापान, वियतनाम, चाइना टू क्वेश्चन यूएस सोक्स। आप यूरोपियन यूनियन, जापान, वियतनाम, इन कंट्रीज को एक्सपोर्ट करिए। आप चाइना के साथ आप अपने बॉर्डर डिस्प्यूट्स सॉल्व करिए, हैं। वेन एवर देर विल बी नॉर्मलाइजेशन ऑफ टाइज, आप अपने एक्सपोर्ट्स चाइना की तरफ बढ़ा दीजिए। समझ रहे हो, तो भी फायदा होगा आपका। जो यूएस ने जो ये अटेम्प्ट किया है या इन फ्यूचर कोई भी कंट्री कर दे तो आप रेडी तो रहेंगे, आपके पास ज़्यादा ऑप्शंस तो होंगे। ओके, नेक्स्ट इज इंडिया नीड टू स्ट्रेंथन इट्स आईटी सर्विसेज, हेल्थ केयर एंड फिनटेक एक्सपोर्ट्स। आप इन सेक्टर्स को भी मजबूत कर दें तो भी आपकी अर्थव्यवस्था एक्सटर्नल शॉक्स से बची रहेगी। एंड नाउ कमिंग टू द कंक्लूजन, इंडिया मस्ट नॉट रिलाई ऑन लेबर इंटेंसिव एक्सपोर्ट्स अलोन। हमें केवल उन्हीं एक्सपोर्ट्स पे रिलाई नहीं रहना है जहाँ पे केवल ह्यूमन लेबर का कंट्रीब्यूशन ज़्यादा है। लॉन्ग टर्म सॉल्यूशन के ऊपर फोकस करना है हमने, जो हमने ऊपर देखा है कि रिफॉर्म्स लेके आओ, डाइवर्सिफाइड मार्केट्स और डाइवर्सिफाइड ऑप्शंस अवेलेबल होने चाहिए आपके पास, और डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग कैपेबिलिटी को एनहेंस करो। कैसे होगी ये देखा ना हमने, टेक्नोलॉजी से। रिवर्स इंजीनियरिंग करिए आप। एंड शॉर्ट टर्म पेन मस्ट ट्रिगर स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स फॉर रिजिलियंस। इंडिया के अभी ये शॉर्ट टर्म पेन जो आया है ना, यूएस ने कैसे पूरे तरीके से इट इज़ एन अटेम्प्ट टू रैमसैकल इंडियन इकोनॉमी। अगर आपको ऐसे एक्शंस को विदस्टैंड करना है इन फॉर द नियर फ्यूचर, तो इंडिया को ये रिफॉर्म्स करने ही होंगे। सो स्टूडेंट्स, दिस आर्टिकल ऑल्सो कम्स टू एन एंड हियर। आज हमने 3 आर्टिकल देखे और तीनों आर्टिकल इंडियन इकोनॉमी के ऊपर फोकस करते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स जो हैं वो इकोनॉमी के आंसर लिखने में ही ज़्यादा प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं, तो आप मेरी इस सीरीज़ को फॉलो करते रहिए। आपकी आंसर राइटिंग स्किल्स डेफिनेटली इंप्रूव होंगी, अच्छा कंटेंट मिलेगा। ओके, सो स्टूडेंट्स, अब आप वीडियो को लाइक करिए एंड चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू एंड हैव ए गुड डे।